समझते होंगे। सॉल्यूशन के अंदर भी आपने समझा है, 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ के आए होंगे हेटेरोजीनियस क्या होता है और होमोजीनियस क्या होता है। So colloidal solutions form heterogeneous mixtures consisting of the particle of disperse phase and dispersion medium। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दो फेज होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की। जैसे पहले भी हमने बताया सॉल्यूशन के अंदर दो फेज होती है। जैसे सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। सोल्यूट जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे हम बोलते हैं सोल्यूट, और कंपोनेंट जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसे हम बोलते हैं सोलवेंट। सिमिलरली इन कोलाइडल सॉल्यूशन the component which have lesser in quantity is called disperse phase, and the substance which have more in quantity or more in concentration are called dispersion medium। जो मिक्स होता है उसे हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज, और जिसमें मिक्स होता है उसे हम बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। ऐसे याद रखेंगे तो भी आराम से आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन का। द फिनोमेनन ऑफ टिंडल इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है टिंडल इफेक्ट, आप सभी लोग जानते होंगे टिंडल इफेक्ट को। इलेक्ट्रोपोरोसिस एंड इलेक्ट्रोओस्मोसिस, ये जो पॉइंट है हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। फर्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट इसमें पढ़ लेते हैं स्टेबिलिटी। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ये स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल सॉल्यूशन है ये। इसका मतलब इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल है, अगर हम किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए रख देते हैं अनडिस्टर्ब कंडीशन में, तो इसके जो पार्टिकल है वो कभी भी बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते हैं, कभी भी सेटल नहीं होंगे ये। इसका मतलब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये स्टेबल सॉल्यूशन बनता है। यस, अब इसमें लिखा है ओनली ए फ्यू कोलाइडल पार्टिकल, मतलब बहुत ही छोट कम कोलाइडल पार्टिकल जिसकी साइज इसके आसपास की होती है या इससे थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, इसकी साइज आसपास है ना, जो भारी होते हैं कोलाइडल पार्टिकल वो सिर्फ बॉटम में आ सकते हैं, लेकिन बाकी वेरी वेरी स्लोली। देखो इनका लिखा हुआ है जो सेटल है ना, इनका सेटलमेंट वो बहुत ही स्लो होता है, इतना कम होता है कि इसको नेग्लिजिबल भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी फिल्टरबिलिटी, मतलब इसको क्या हम फिल्टर कर सकते हैं क्या? तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से हम इसको फिल्टर नहीं कर पाएंगे। किसको? कोलाइडल सॉल्यूशन को हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्पेशल टाइप का अगर फिल्टर पेपर यूज किया जाए तो हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। बिकॉज द साइज ऑफ द पोर ऑफ द फिल्टर पेपर इज बिगर देन द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। जो नॉर्मल साइज का जो फिल्टर पेपर आता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जो लैब में हम फिल्टर पेपर यूज करते हैं, उसमें जो पोर्स होते हैं ना, पोर्स की साइज 10⁻⁻⁶ से भी क्या होती है? बड़ी होती है। तो ये पार्टिकल्स जो होंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में सबसे बड़े साइज के जो पार्टिकल है उनकी साइज 10⁻⁻⁶ मीटर की रेंज की होती है। अब जो फिल्टर पेपर है उनकी जो पोर्स की साइज है इससे ज्यादा होती है, तो ये पार्टिकल भी आराम से उसमें फिल्टर हो जाते हैं। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से इसको हम फिल्टर नहीं कर पाएंगे। which can easily pass through the pores of the ordinary filter paper animal membrane। एनिमल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ब्लैडर की जो स्किन होती है ना, ब्लैडर की स्किन, एनिमल के ब्लैडर की स्किन, या पर्चमेंट पेपर, ये स्पेशल टाइप का पेपर होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये कोलाइडल सॉल्यूशंस को, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है ना उनके साइज से भी छोटी होती है, इनके पोर की साइज कोलाइडल पार्टिकल के साइज से छोटी होती है। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर कर सकता है। डू नॉट अलाउ द कोलाइडल पार्टिकल टू पास थ्रू देम on the basis of separating the particles of the colloidal form। These of the colloidals in the process are called dialysis, discuss later। तो ये डायलिसिस का एक प्रोसेस आप लोगों ने सुना होगा, डायलिसिस। डायलिसिस आपको पता होगा जब किसी भी ह्यूमन बीइंग में किडनी काम नहीं करती है या किडनी खराब हो जाती है या कुछ मेल फंक्शंस हो जाता है किडनी में, सही ढंग से वर्क नहीं करती है, तो उस पर्सन को डायलिसिस पे रखा जाता है। तो डायलिसिस पे रखने का मतलब क्या है? मतलब किडनी का काम होता है फिल्टर करना, फिल्टर करने का काम होता है ये। तो ये यूरिया को ब्लड के वाटर के अंदर मिक्स करती है और यूरिन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। किडनी का काम ये होता है। तो अब अगर ये किडनी यूरिया को फिल्टर नहीं कर पाती है ना, तो ब्लड में यूरिया की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती रहती है, और जो यूरिया होता है वो पॉइजनस मटेरियल है ह्यूमन बीइंग के लिए, ये पॉइजनस होता है। और इसकी कंसंट्रेशन एक लिमिटेड अमाउंट से बढ़ जाती है तो पॉइजनस इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर। इसलिए जिन पर्सन की किडनी काम नहीं करती है सही ढंग से उनको डायलिसिस पे रखा जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक डायलिसिस मशीन होती है, उसमें उनका ब्लड जाता है और उस मशीन में वो ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड में से एक्सिस में जितना भी यूरिया होता है वो बाहर निकलता है और वापस ब्लड प्योर होकर बॉडी के अंदर एंटर करता है, ये होता है डायलिसिस। तो डायलिसिस, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है विस्को विजिबिलिटी एंड कलर।
कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन एंड विजिबिलिटी। तो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं ये। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब आप सभी लोगों को पता होगा, जैसे मिल्क का सॉल्यूशन है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, और एग एल्ब्यूमिन है वो भी ट्रांसल्यूसेंट होता है। एग एल्ब्यूमिन है, मिल्क है, ये सब किसके एग्जांपल है? कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आइज एंड अंडर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। तो ये ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से हम इसके पार्टिकल्स को नहीं देख पाएंगे क्योंकि पार्टिकल की साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है। The color of the colloidal part solutions depend upon the wavelength of the light scattered by the colloidal particle, which in turn depend upon the size and the nature of the particle. मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन की जो लाइट जो कलर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कोलाइडल पार्टिकल से जो लाइट स्ट्राइक करती है उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। उसी के अकॉर्डिंग कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या होता है? कलर होता है। एग्जांपल दिया हुआ देखो, द कलर, ये देखो, फॉर एग्जांपल गोल्ड सोल। गोल्ड सोल क्या है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन है। इफ द पार्टिकल्स आर वेरी फाइन, वो अगर छोटे हैं साइज में, द कलर इज रेड, तो उनका कलर होगा रेड। बट द ग्रोइंग साइज ऑफ द पार्टिकल्स द कलर चेंज टू पर्पल। अगर गोल्ड सोल में गोल्ड के पार्टिकल का साइज अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उनकी उसका जो गोल्ड सोल है उसका कलर कैसा हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा। अगर वेरी फाइन पार्टिकल है तो कलर होगा उसका रेड। बड़े साइज के हो गए पार्टिकल तो पर्पल कलर का हो जाएगा। एंड देन ब्लू, एंड फाइनली गोल्डन कलर। द color also depend the manner in which the light is observed. For example, if the light focus a mixture of milk and water, if the reflected is viewed, if if blue, then the transmitted light is viewed is red. तो ये क्या होता है? ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, जैसे रेड है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू होता है। तो इस टाइप से कलर का कॉम्बिनेशन होता है, इस टाइप से इनके कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर भी हमें पता चलता है। तो ऑस्मोसिस प्रेशर हमारे सिलेबस में नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ गया। अब कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड जो हमें पढ़ना है, अच्छे से ध्यान देना है, ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल की ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? तो ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब है, अगर कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, ध्यान से देखेंगे, ये कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे इसमें बीकर में है, कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है। अब इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स है ना, ये कोलाइडल पार्टिकल्स इसके अंदर जिग जैग मूवमेंट करते हैं, जिग जैग मूवमेंट करते हैं। इनके पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है? जिग जैग होती है। इसको सबसे पहले समझने वाले और इसको इस फिनोमेनन को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे ब्राउनियन, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इन इन पार्टिकल्स की मूवमेंट को नाम दिया था ब्राउनियन मूवमेंट, अपने नाम पे दे दिया उन्होंने, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? तो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। कोलाइडल पार्टिकल्स में, कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं इनकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, और इन बड़ी साइज होने की वजह से ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? इन कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं? जिग जैग मूवमेंट करते हैं। जैसे ये पार्टिकल्स है, कोलाइडल पार्टिकल्स, ये क्या करते हैं? जिग जैग मूवमेंट करते हैं। जिग जैग मूवमेंट का आपको पता होगा, कोई इनकी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इनके मूवमेंट करने की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो इस टाइप से ये मूवमेंट करते रहते हैं। अब इसका मूवमेंट का रीजन क्या है? ब्राउनियन मूवमेंट का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन? तो हमें पता है कोलाइडल सॉल्यूशन में दो फेज होती है। फर्स्ट इज डिस्पर्स फेज एंड सेकंड इज डिस्पर्सन मीडियम। दो कंपोनेंट होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब ये जो डिस्पर्स फेज है इसका मतलब ये कोलाइडल पार्टिकल्स है जिसकी साइज जो होती है 10⁻⁹ टू 10⁻⁻6 मीटर के रेंज की होती है। और जो डिस्पर्सन मीडियम है इनके पार्टिकल की साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है, इनके कंपैरिजन में भी छोटे होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम आर वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्पर्स फेज। तो काइनेटिक मोशन ज्यादा होती है। काइनेटिक मोशन इन द particles of the dispersion medium are much more higher as compared to disperse phase। देखो मैंने क्या बताया,
कोलाइडल सॉल्यूशन है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल की साइज ये मैंने लिख दी, डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं इनकी साइज डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के कंपैरिजन में छोटी होती है। तो डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। इनकी क्या होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। ये हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूव करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। अब ये क्या करते हैं, ये डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स है जब कोलाइडल मॉलिक्यूल से या कोलाइडल पार्टिकल से स्ट्राइक करते हैं तो ये अपनी एनर्जी को कोलाइडल पार्टिकल को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस मूवमेंट की वजह से ये अपनी अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी को डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब कोलाइडल पार्टिकल को अपनी एनर्जी दे देते हैं। तो ये पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं, फिर मूवमेंट करने लगते हैं, जिग जैग मूवमेंट करने लगते हैं। अब इनकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो कैसी भी हो सकती है। तो इस वजह से ब्राउनियन मूवमेंट पार्टिकल में देखी जाती है। दिस इज द रीजन ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब अगर हम दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो जैसे हमने बताया कि डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल है उनकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है और डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी इनकी ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं, ये से स्ट्राइक करते हैं तो इनकी मूवमेंट ज्यादा होती है। ध्यान देना अभी, ये इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इनके पार्टिकल्स की मूवमेंट भी ज्यादा होती है और कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होती है। लेकिन ये इतने ज्यादा बड़े होते हैं साइज में कि इनको ऑब्जर्व कर पाना आसानी, इसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर पाते हैं, इनकी मूवमेंट को हम आसानी से ऑब्जर्व कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लार्ज इनफ साइज के होते हैं, लार्ज इनफ साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू डिस्पर्सन मीडियम। तो ये पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो ये हमने पढ़ लिया कोज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। The region of the Brownian movement is based on the fact that the molecules of the dispersion medium due to their kinetic motion, जो अभी हमने बताया था वो रीजन इसमें मेंशन है, strike against the colloidal particle। कोलाइडल पार्टिकल मतलब डिस्पर्स फेज से वो स्ट्राइक करते हैं कंटिन्यूसली फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन विद डिफरेंट फोर्स, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स से वो स्ट्राइक करते हैं। द रिजल्टेंट फोर्स कॉज देम टू मूव। अब इसका जो मूवमेंट है वो ये भी बताया, कोलाइडल पार्टिकल्स बीइंग कंपैरेटिवली हेवियर मूव विद ए स्लोअर स्पीड, कम स्पीड से मूव करते हैं क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट का इंपॉर्टेंट है ये कोलाइडल सॉल्यूशन में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ब्राउनियन मूवमेंट अपोज द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एंड, इस वजह से क्या होता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है, वो उसके पार्टिकल्स सेटल नहीं होते हैं क्योंकि ये इसके जो मूवमेंट है वो सॉल्यूशन के अंदर क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और ये मूव करते रहते हैं तो ये क्या करते हैं, ग्रेविटी फोर्स के अंगेंस्ट इनमें एक फोर्स लगता है, ग्रेविटी फोर्स के अंगेंस्ट इनमें फोर्स लगता है तो इनके पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं हो पाते। हाँ, अब ये जो इनकी जो ब्राउनियन मोशन है ना, इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल है, इसका मतलब जो डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स फेज इनके पार्टिकल्स का काउंट भी हम आराम से कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिंडाल इफेक्ट। यस, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टिंडाल इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो इफेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो ब्राउनियन मूवमेंट और दूसरा टिंडाल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट भी आपने नाइन्थ क्लास में सीखा होगा, कोलाइडल पार्टिकल में आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो टिंडल इफेक्ट को हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन से। वैसे आपने नाइन्थ क्लास में भी सीखा होगा, टिंडल इफेक्ट में बी डिफाइंड ऑन एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। तो स्कैटर्ड करने से क्या होता है, लाइट का जो पाथ है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में विजिबल हो जाता है। जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये टॉर्च, ये नाइन्थ क्लास में ये आपने एक्सपेरिमेंट
देखा होगा सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। तो अगर इसमें से लाइट पास करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो ये जो लाइट है, लाइट लाइट का पाथ हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में विजिबल होता है, और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। तो जो कोलाइडल पार्टिकल है, अभी हमें पता है बच्चों, जो कोलाइडल पार्टिकल के जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी साइज लार्ज इनफ होती है। तो ये जो लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट के जो पार्टिकल्स है ना, लाइट को क्या करते हैं, लाइट के पार्टिकल्स इन कोलाइडल पार्टिकल से स्ट्राइक करते हैं। फोटोन जो होते हैं वो एच न्यू, जिसकी एनर्जी एच न्यू से दी जाती है, ये क्या करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल से स्ट्राइक करते हैं, और कोलाइडल पार्टिकल से स्ट्राइक करने की वजह से लाइट के जो पार्टिकल्स है, लाइट की जो रेज होती है उनको क्या कर देते हैं, सभी डायरेक्शन के अंदर ये स्प्रेड कर देते हैं, स्कैटर्ड कर दे देते हैं उसको। और इसी वजह से लाइट की स्कैटरिंग की वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर लाइट का जो पाथ है, पाथ ऑफ द लाइट, वो क्या होता है, विजिबल हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। यस, द इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ द बीम इज कॉल्ड टिंडल कोन। इसके अंदर टिंडल कोन बनता है। तो ये जो है ना, इसमें इफेक्ट, ये जो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर बनती है, ये स्ट्रक्चर, ये टिंडल कोन बना है। तो इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से टिंडल कोन बनना दिखाया हुआ है, देखो देख लेते हैं किस टाइप से दिखा हुआ है। हाँ, देखो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट भी है इससे रिलेटेड। Laboratory in a dark room to see the scattering of light by the colloidal particle and distinguish between the true solution from free from the dust particle। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, ये आपने नाइन्थ क्लास में भी एक्सपेरिमेंट देखा होगा, द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द बीकर कंटेनिंग कोलाइडल सोल। अगर हम डार्क रूम में अगर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और बीकर के अंदर एक कोलाइडल सॉल्यूशन ले लेते हैं और एक टॉर्च से उस बीकर पे लाइट इम्पोज करते हैं, लाइट जैसे ही वो बीकर के अंदर से पास होती है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर से पास होती है, तो लाइट का पाथ उसमें विजिबल होता है। और अगर वही सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम ट्रू सॉल्यूशन से करते हैं तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है। ये हमने इस टाइप से हम इसको डिफरेंस कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती है, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है, 10⁻⁹ मीटर की रेंज के होते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो सबसे पहले टिंडल इफेक्ट को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जिग्मोइडी। जिग्मोइडी ने ये एक्सपेरिमेंट किया था 1903 में। डिवाइस ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट भी तैयार किया था टिंडल इफेक्ट को देखने के लिए। तो क्या है, देखो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे लाइट का सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। अभी जो लाइट का सोर्स है, ये देखो कॉन्वेक्स लेंस लगा, तो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू ये पास होता है। फिर एक स्लिट लगी है, स्लिट का मतलब एक ओपेक स्ट्रक्चर होती है, और उस ओपेक स्ट्रक्चर में एक छोटा सा क्या होता है, ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग से ये लाइट जो है वो जो आर्क लैंप से आ रही है, कॉन्वेक्स लेंस से पास होकर इस ओपनिंग से एंटर करती है। इस ओपनिंग से जैसे एंटर करेगी तो फिर एक और कॉन्वेक्स लेंस होता है, फिर कॉन्वेक्स लेंस से फिर वो लाइट क्या होती है, कंजर्व होती है, और किसके अंदर एंटर करती है, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर एंटर करती है। तो इस सिचुएशन में जब लाइट इसके अंदर एंटर करती है तो इसमें एक स्पेशल टाइप का कोन दिखता है। ये देखो इस टाइप का कोन जैसी स्ट्रक्चर बनती है, इसमें कोन जैसी स्ट्रक्चर बनती है। तो इसे हम बोलते हैं टिंडल कोन। ये क्या है, टिंडल कोन। ये दो कोन बने हैं इसमें। ये है सेल कंटेनिंग सोल, मतलब ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब अगर हम इसके परपेंडिकुलरली, अब इसके परपेंडिकुलरली अगर हम माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं तो इसके अंदर जो ये कोलाइडल टिंडल कोन बना है, ये टिंडल कोन के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल है ना, ये कोलाइडल पार्टिकल ब्राइट स्टार की तरह नजर आते हैं। जैसे रात में अंधेरे में हम रात में आकाश की तरफ देखते हैं तो स्काई में जो स्टार्स है वो चमचमाते हुए नजर आते हैं ना, जिस टाइप से चमचमाते हुए नजर आते हैं उसी टाइप से कोलाइडल सोल के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स इस टाइप से ब्राइट स्टार की तरह नजर आते हैं। अगर इसको हम परपेंडिकुलरली देखें तो इसके माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करें तो इस टाइप से ये दिखते हैं। तो इससे इसका
सिग्निफिकेंस क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन हमने लिया, फिर हमने इसका टिंडल इफेक्ट देखा, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द टिंडल इफेक्ट वी कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन। किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कोलाइडल पार्टिकल के नंबर कितने हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें नंबर फाइंड कर सकते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिस्पर्स फेज निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिस्पर्स फेज इन द कोलाइडल सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें नंबर पता चल जाए, नंबर इस किसके, डिस्पर्स फेज के, अगर हमें नंबर पता चल जाते हैं मॉलिक्यूल्स के, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स भी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो कोलाइडल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन एंड पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। हमें पता है जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनमें कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे। अब ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स है इसका मतलब जो डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है, ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो किस किस टाइप के चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं या फिर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स में होंगे वो मेटल मेटल के पार्टिकल्स, ये सब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहलाएंगे। इसी टाइप से मेटल सल्फाइड है जो है AS2 AS3 CDS, ये सारे क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसी टाइप से स्टार्च है, गम है, जिलेटिन है, क्ले, स्टार्च गम जिलेटिन, ये किस टाइप के सोल बनाते हैं, आप लोग पता होगा आपको किस टाइप का सोल बनाते हैं, स्टार्च गम जिलेटिन क्ले, ये बनाते हैं लायोफिलिक सोल, लायोफिलिक सोल, लायोफिलिक सोल बनाते हैं। और लायोफिलिक सोल क्या होते हैं, ऐसे सोल होते हैं जो वाटर से या लिक्विड से क्या रखते हैं, अफेक्शन रखते हैं, दे शो अफेक्शन टुवर्ड्स द लिक्विड और वाटर आर कॉल्ड लायोफिलिक सोल। आप लोगों ने डिफरेंस भी पढ़ा होगा बिटवीन द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल। तो लायोफिलिक सोल को बनाना बहुत आसान होता है, लायोफोबिक सोल को बनाना हार्ड होता है। तो लायोफोबिक सोल में किस किस टाइप के पार्टिकल होते हैं, उसमें मेटल और मेटल के सल्फाइड्स होते हैं, वो लायोफोबिक सोल बनाते हैं। अब ये चाहे लायोफिलिक सोल हो चाहे लायोफोबिक सोल हो, दोनों के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये ध्यान देना आपको। फिर हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड है, ये सारे पॉजिटिवली चार्ज सोल के अंदर आते हैं। इसी टाइप से हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है, ये ब्लड जो है ना, ब्लड ब्लड भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। ब्लड इज ए टाइप ऑफ, ब्लड इज एग्जांपल ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन। इसी टाइप से एग में जो एल्बुमिन होता है, एग एल्बुमिन वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री का जो लास्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस, लेटेस्ट CBSE सिलेबस, कोगुलेशन और प्रिसिपिटेशन, ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर हमारा क्लियर हो जाए, आज ही कंप्लीट हो जाए। लास्ट पॉइंट है। हाँ, अब देखो कोगुलेशन क्या होता है, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हो जाए, चिपक जाएं, और चिपक कर क्या बना ले, एक बड़े मॉलिक्यूल का बड़ा मॉलिक्यूल बना ले, तो बड़ा मॉलिक्यूल क्या होगा, उसका वेट ज्यादा होगा, और वेट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो सेटल हो जाएगा, सेटल डाउन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। When a number of colloidal particles aggregate together, then they form a macromolecule, and due to large size of the macromolecule, the weight of the macromolecule will be heavier as compared to lighter molecule, and they will settle at the container। अगर उसको हम अनडिस्टर्ब कंडीशन में रख दें कुछ टाइम के लिए, और अगर उसमें कोगुलेशन हो गया, कोगुलेशन का मतलब जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स अगर आपस में मिल जाए और आपस में मिलकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर ले, तो मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा तो उसका वेट भी बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स का वेट भी बढ़ जाएगा, तो उनका वेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो
नीचे सेटल होने लग जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन और प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा एग, रो एग, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा इसमें एक येलो पोर्शन होता है जिसको हम योक बोलते हैं, योक, येलो पोर्शन होता है, लिक्विड पोर्शन, और इसमें एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड भी होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड भी होता है, जिसे हम बोलते हैं एग एल्ब्यूमिन। क्या कहते हैं, एग एल्ब्यूमिन। जब रो एग को हम बॉईल करते हैं, रो एग को जब हम बॉईल करते हैं तो इसके जो प्रोटीन है जिसके जो एग एल्ब्यूमिन के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनका क्या हो जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है। तो अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम हीट करते हैं, अगर उसको हम गर्म करते हैं किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो उसके पार्टिकल्स आपस में क्या होंगे, आपस में मिक्स होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे, और वो बड़ा मॉलिक्यूल जिसकी एटॉमिक साइज ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग together the colloidal particles so as to change them into a large size particle which ultimately settle as a precipitate। हाँ, अब ये किस टाइप से हम कर सकते हैं कोगुलेशन या फिर प्रिसिपिटेशन, हम किस टाइप से कर सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोल्ट, सोल्ट क्या है, ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कोई भी आयोनिक कंपाउंड का अगर हम यूज करते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड का, इफ वी एड आयोनिक कंपाउंड लाइक कॉमन सोल्ट, अगर हम आयोनिक कंपाउंड का यूज करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे, आपस में चिपकना शुरू हो जाएंगे, और उनका मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगी, और वो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, सेटल होना शुरू हो जाएंगे, वो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में सेटल होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब उसका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बाय द प्रोसेस ऑफ हीट, बाय द प्रोसेस ऑफ हीट, एंड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये लिखा देखो, कोगुलेशन इज जनरली ब्रॉट अबाउट द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं तो वैसे हमने पढ़ा है जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ना, कोलाइडल सॉल्यूशन, उसमें दो टाइप के दो टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। एक जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, दूसरे होते हैं पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल। तो इसका जो टेबल है ये हमने अभी देख ही लिया, कौन कौन से नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो उसी टाइप से हमें उसके लिए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का यूज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज करते हैं वो सबके लिए काम आ जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। ये क्या होता है, सेलेक्टिवली इलेक्ट्रोलाइट हमें यूज करना पड़ता है। The ion responsible to neutralize the charge of the colloidal particles is called coagulating ion or coagulating ions। तो इसको हम क्या बोलते हैं, coagulating ion कहते हैं, जो क्या करते हैं, इनके चायंस को, आयंस को न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे NaCl का अगर हम यूज लेते हैं, NaCl का जो आयोनिक कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करते हैं। अब अगर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो NaCl के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज आयन है और नेगेटिव चार्ज भी आयन है, केटायन भी है, एनायन भी है। तो अगर इसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो पॉजिटिवली चार्ज आयन किससे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्लोराइड से। और अगर इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज आयन है तो वो किससे न्यूट्रल हो जाएंगे, सोडियम की हेल्प से, वो क्या, सोडियम प्लस की हेल्प से वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको कोगुलेट करवा सकते हैं। अब कोगुलेटिंग पावर क्या होती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द टेंडेंसी और द इट इज द पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टू कोगुलेट द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिसिपिटेट करने की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, उसको हम क्या बोलते हैं, कोगुलेटिंग पावर कहते हैं। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन प्रिसिपिटेशन वैल्यू की। द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितने कम अमाउंट में अगर हम यूज लेते हैं जो मिली मोल्स में होता है, दैट मस्ट बी एडेड 1 लीटर ऑफ colloidal solution so that it bring about the complete coagulation, it's called coagulation or coagulation value।
of the electrolyte. The smaller of the coagulation value of the electrolyte, greater is the coagulating power. जितनी कम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिसिपिटेट करवाने के लिए, तो जितने कम अमाउंट में यूज करेंगे उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, कोगुलेटिंग पावर होगी। अब एक हार्डी सुलजे का भी रूल देख लेते हैं। हार्डी सुलजे रूल, तो हार्डी सुलजे रूल क्या है? द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच इज रिक्वायर्ड टू कोगुलेट ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन depends upon the valency of the coagulating ion, so that of the colloidal particles. This observation of the Hardy and Sulje is known as Hardy-Sulje law. तो ये क्या है देखो, मतलब किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करवाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है? इलेक्ट्रोलाइट का यूज लेना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज लेना पड़ता है। अब सपोज हमें 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन दिया है, अब इस 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या करवाना है? हमें कोगुलेशन करवाना है। तो इस 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेशन करवाने के लिए जितने अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट होती है उसकी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? उसकी क्वांटिटी या उसी के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? हार्डी सुलजे लो बोलते हैं। द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच इज रिक्वायर्ड टू कोगुलेट ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी ऑफ द कोगुलेटिंग आयन। तो कोगुलेटिंग आयन की जो वैलेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर वैलेंसी जैसे वैलेंसी भी 1 वैलेंसी भी हो सकती है, 2 वैलेंसी का भी कोलाइडल सॉल्यूशन हो सकता है, 3 वैलेंसी का भी कोलाइडल सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी ये इसकी वैल्यू। तो ये कुछ इसमें इसकी वैल्यू दे रखी है, देखो कोगुलेटिंग वो द कोगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सोल। तो नेगेटिवली चार्ज सोल है यहाँ पे आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे वो हम यूज कर सकते हैं NaCl का, KCl का, HCl का, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। या इसी टाइप से मैग्नीशियम क्लोराइड का, बेरियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। इसमें केटाइन आप लोगों को पता है, ये केटाइन, और इनकी कोगुलेशन वैल्यू भी दे रखी है। देखो इसकी जो कोगुलेशन वैल्यू है 52 है, ये 49.5 है। इसका मतलब अगर हमें 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को, 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन करवाना है तो 52 मिलीग्राम NaCl की रिक्वायरमेंट होगी। इसी टाइप से अगर हम KCl का यूज करते हैं और 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रिसिपिटेशन करवाना है तो 49.5 मिलीग्राम KCl की रिक्वायरमेंट होगी। और इसी टाइप से अगर हमें 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन करवाना है तो AlCl3 का सिर्फ 0.093 मिलीग्राम AlCl की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा ना, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी कोगुलेटिंग पावर होती है, उतना ज्यादा उसकी क्या होगी? कोगुलेटिंग पावर होगी। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज ज्यादा है तो कम अमाउंट में अगर हम ये यूज करेंगे तो भी वो क्या करवा देगा? कोगुलेट करवा देगा। ये तो था सारे नेगेटिव आयन के लिए। देखो नेगेटिव के लिए हमें पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज लिया ना, नेगेटिव चार्ज सोल, इसके लिए हमें सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे NaCl के अंदर N है पॉजिटिव, KCl के अंदर K पॉजिटिव है, HCl में H पॉजिटिव है, MgCl2 में Mg है जो कोगुलेट करवाएगा। इसी टाइप से फॉर कोगुलेशन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज सोल, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है FeOH होल थ्राइस, इसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या यूज ले सकते हैं? KBr, HCl, KNO3, पोटेशियम सल्फेट एंड K2C2O4, पोटेशियम ऑक्सिलेट है ये, पोटेशियम ऑक्सिलेट, एंड K3FeCN6। तो इसमें एनाइन कौन कौन से होंगे? ये देखो इसमें एनाइन है, ये सारे एनाइन है जो क्या करेंगे? पॉजिटिवली चार्ज को न्यूट्रल करेंगे। तो यहाँ पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, ध्यान देंगे, जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखो इसके ऊपर चार्ज -1 है, कोगुलेटिंग पावर वैल्यू देखो 138 है, मतलब 138 मिलीग्राम KBr का यूज करना पड़ेगा 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रल करने के लिए। 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिसिपिटेट करवाने के लिए 138 मिलीग्राम KBr का यूज करना पड़ेगा। अगर हम 1 लीटर, अगर हम K3FeCN6 का यूज लेते हैं तो सिर्फ
0.096 मिलीग्राम ही यूज लेना पड़ेगा, वो 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या करवा देगा, कोगुलेट करवा देगा। मतलब जितना ज्यादा